विदुला जी अगर हमारे पास एक बार आ रही है तो साल में वो 2 बार आए। विदुला जी अगर 1,000 रुपए खर्च कर रही है तो साल में 2,000 रुपए खर्च करे। और अगर विदुला जी हमारे पास आती रही है तो वो हमारे लिए उनके दोस्त और उनके फैमिली को भी और लेके आए। ये 3 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स है जो हम ब्लू ऑक्टोपस की सहायता से हम रिटेलर्स की मदद करते हैं। सुनो सेठ जी, हमने कई ऐसी सेवाएं देखी हैं जो रिटेलर को इस काम में मदद करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपने पास लाए और रिटेल का उसका जो बिजनेस है वो किस तरह अच्छे से अच्छे तरीके से वो करता रहे। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं पुणे में स्थित ब्लू ऑक्टोपस कंपनी के कर्ता धर्ता श्री तुषार रेड्डी। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं तुषार जी? एकदम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ग्रेट। ओके, तो तुषार जी, मैं सवाल से ही शुरू करती हूँ। पहले तो ये बताइए कि ब्लू ऑक्टोपस क्या है, बिजनेस क्या है ब्लू ऑक्टोपस का? ब्लू ऑक्टोपस ये एक लॉयल्टी और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ऑक्टोपस नाम इसके लिए क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म एक मल्टीटास्क करता है और डिसीजन मेकिंग में हमारे कस्टमर्स की सहायता करता है। और ऑक्टोपस में वो दोनों गुण हैं, इसीलिए उसका नाम ब्लू ऑक्टोपस है। हम चाहते हैं क्या कि बात है। हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स है, रिटेलर्स, अलग अलग कैटेगरीज के रिटेलर्स, भले हो सुपरमार्केट के हो, अपैरल्स के हो, ज्वेलरी के हो, रेस्टोरेंट्स के हो, मेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सारे जो अपने रिटेलर भाई दोस्त लोग हैं, उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, उनके जीवन या उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। क्या होता है कि हमारे रिटेल भाइयों के पास इतना काम होता है और इतने ऑपरेशनली ऑक्यूपाइड होते हैं कि इन्हें ये चीज देखने के लिए सच्ची बताऊं तो नहीं होता टाइम। और फिर इसी इसी कल्पना को लेके हमने 4 साल पहले ब्लू ऑक्टोपस की शुरुआत की। और हमने वो जो जिम्मेदारी है रिटेलर्स की, वो हमने हमारे कंधों पे ली, जिससे रिटेलर्स का टाइम भी बचे और उनको जो बिजनेस में एडिशनल बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर से, वो भी फुलफिल हो। तो इसकी वजह से हमने चालू किया। या बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं थोड़ा डर गई थी, आपने बड़े बड़े शब्द कहे, लॉयल्टी और एनालिटिक्स, लेकिन बाद में आपने समझाया कि आप किस तरह तरह का काम करते हैं जो और दुकानदार भाइयों का काम कैसे हल्का करते हैं। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं और जैसी नाम एनालिटिक्स के अगर आते हैं, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म होगा या उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये तो गलत है। हम उसको अफोर्डेबल लॉयल्टी एनालिटिक्स करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे टियर 4 के जो रिटेल भाई है वो भी ये आराम से बिना हिचकिचाहट, पैसे का डर से यूज़ कर सके। और एक सिंपल चीज़ कि आप लॉयल्टी एनालिटिक्स, जैसे आपने सही बताया कि बहुत बड़े बड़े शब्द है। हम क्या करते हैं वास्तु स्थिति, हम सिर्फ 2-3 चीज़ें करते हैं जो जो रिटेलर्स के बेनिफिट में होती है। हर रिटेलर चाहता है कि विदुला जी अगर हमारे पास एक बार आ रही है तो साल में वो 2 बार आए। विदुला जी अगर 1,000 रुपए खर्च कर रही है तो साल में 2,000 रुपए खर्च करे। और अगर विदुला जी हमारे पास आती रही है तो वो हमारे लिए उनके दोस्त और उनके फैमिली को भी और लेके आए। ये 3 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स है जो हम ब्लू ऑक्टोपस की सहायता से हम रिटेलर्स की मदद करते हैं। ओके। ओके। या मतलब ये यही 3 तरीके हैं जिससे धंधा बढ़ता है। दैट्स या तो करेक्ट। वही कस्टमर बार-बार आता है, वही कस्टमर पहले से ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, या वही ग्राहक है वो अपने दोस्तों पड़ोसियों को लेकर आता है दैट्स करेक्ट। और उसके लिए आप दुकानदार भाइयों की मदद करते हैं। दैट्स करेक्ट। ग्रेट। तो लॉयल्टी मतलब आप क्या उनका प्रोग्राम बनाते हैं लॉयल्टी के लिए, या सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं, या उनको ये बताते हैं? आपने डेटा कहा, आपने एनालिटिक्स कहा, तो दुकानदारों के पास तो इतना मतलब कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, वो ग्राहकों को अब नाम से भी पहचानते हैं।
और जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके पास तो कंप्यूटराइज डेटा भी हो सकता है। तो लेकिन करें क्या उस डेटा का? करेक्ट। तो हमने जब 4 साल पहले चालू किया था, हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज के रिटेलर्स थे। हमारे पास एक 16 आउटलेट केक शॉप था, 3 आउटलेट का ग्रोसरी था, सुपरमार्केट था, 1 आउटलेट का जिम था, 5 आउटलेट का अपैरल स्टोर था। और हमने जब हमारा प्रोग्राम चालू किया था, प्लेटफॉर्म दिया था उनको, ट्रांजैक्शंस आने चालू हो गए, करीब करीब 6 महीने हो गए। तो मैं हर महीने में उनसे जाके मिलता था, तभी हमारा काम छोटा था, हमारी शुरुआत थी। 6 महीने के बाद जब मैं गया उनके पास और बोला कि हमारा प्लेटफॉर्म चालू है, प्रोग्राम चालू है, और हमने एक डैशबोर्ड बनाया था, एक वेब डैशबोर्ड बनाया था। और मैंने अच्छा। जाके चारों को बोला कि आपने गए 6 महीने में एक बार भी इसे खोल के देखा नहीं है। हालांकि वो हमको पैसे देते हैं, दे रहे थे, महीना टू महीना हमको पैसे दे रहे थे, पर 6 महीने हो गए, एक बार भी चारों में से किसने नहीं देखा था। तो मैं जाके उनको ओह! बोला कि ऐसे तो नहीं है कि जब आप लॉग इन करते हो डैशबोर्ड में आपको और पैसे देने पड़ते, दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज, ये देखने के लिए अलग से पैसे नहीं लगते। तो उन्होंने मेरे को चारों, मेरे कस्टमर्स थे पहले, पायलट कस्टमर्स, चारों ने अलग अलग भाषाओं में मेरे को एक ही बात बताई, तुषार तुमको क्या लगता है, हमारे पास बहुत टाइम है। और तभी मैं समझ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 2 महीने में या 3 महीने में आगे जाके ये प्रोग्राम बंद कर देंगे, क्योंकि फाइनली अपने रिटेल भाई बिजनेसमैन है, उनको एग्जैक्टली पता है पैसे कहाँ डालने कहाँ नहीं डालने। और अगर वैल्यू नहीं दिखा उनको तो वो चीज़ नहीं करेंगे। एक साधारण बात करता हूँ, किसी ने एक होर्डिंग डाला हाईवे पे, और उस हाईवे पे बहुत ज़्यादा काम चालू हो गया, तो अपना रिटेलर भाई उधर का होर्डिंग निकाल के किसी और जगह डाल देगा। तो जिधर बिल्कुल वैल्यू नहीं सही। दिखती वो बंद कर देंगे। तो उसकी वजह से हमने फिर ये सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बहुत बड़ी गैप है। और हमने हमारा पहला कस्टमर सक्सेस मैनेजर तभी लिया। उनका काम ही ये है कि हर महीने वो हमारे ग्राहक कस्टमर्स को फोन करते, उनको डैशबोर्ड पे वॉक इन करते, उनको बताते ये हुआ ये नहीं हुआ, ये ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए कैंपेन करना पड़ता है। और रिटेलर भाई का सिर्फ हमको 1 घंटा आधा घंटा चाहिए होता है हर महीने का, ये सुनने के लिए और उसके ऊपर अप्रूवल देने के लिए। उसके बाद का सब काम हम करते। तो ये जब हमने चालू अच्छा। किया तब हमने एक बहुत बड़ा बोझ रिटेलर के सर से निकाल लिया। बोला कि हम ही करेंगे ये, और हम आपको वैल्यू ला के देंगे, और हम बताएंगे कौन से टाइप का कैंपेन, कौन से टाइप के बेस, कस्टमर बेस को करना चाहिए। और इसके बाद और उस वजह से हमारे जो पहले 4 कस्टमर जुड़े थे हमारे साथ, एक नहीं रहे, मतलब उनका जिम बंद हो गया, पर बाकी ये 3 हमारे साथ अभी भी है, 4 साल हो गए इस बार। वाह! वाह! या मतलब उनको सच में वैल्यू दिखा कि जो या आप कर रहे थे तो उससे कस्टमर उनके साथ जुड़े रहे हैं। करेक्ट, वैल्यू भी और दिखा। और एक बहुत बड़ी चीज ये है कि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, हम करते हैं हुँ, उनके लिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर मैं उनको हुँ, डैशबोर्ड देके ये बोलूँ कि अभी आप इसमें से समझ लीजिए जो समझना है और आप उस पर करिए, तो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सचमुच में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ऑपरेशनल सही। परचेज भी वही देखते हैं लोग, वो हैंडल भी उन्हीं को करना पड़ता है, दुकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे होती है। तो अगर ये और एक चीज़ भी उनको देने को, तो फिर नहीं होगा उन, तो इसलिए वो हमने हमारे हाथ में रखा है। तो आप उन्हें सुझाव देते हैं कि ये ऐसा है तो अभी ये करना चाहिए, दैट्स अभी आप करेक्ट, ये प्रोग्राम रन करो। दैट्स करेक्ट। तो हमारे डैशबोर्ड पे लेकिन लेकिन तुषार जी, ऐसा भी होता है अभी, समझो कितने सालों से चलता आया है कि अगर दिवाली है हम्म, तो दिवाली पे या लोग डिस्काउंट कूपन्स देते हैं लोगों को कि अगली बार आएंगे तो ये कूपन साथ लेके आइए। या ये तो जैसे कह सकते हैं कि एक रॉ लेवल पे ये तो चलता है। एब्सोल्युटली। हमारे एक तो बहुत बड़े कस्टमर है पुणे के, बहुत मशहूर साड़ी के दुकान के कस्टमर है। क्योंकि मैं थोड़ा डेटा का नंबर देने वाला था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके पास एक प्रोग्राम चलता था, जैसे ही बिल होता है तो वहाँ उसी बिल के ऊपर नीचे प्रिंट होके आता है कि आपको 5% या 10% का डिस्काउंट मिले। इमीडिएटली प्रिंट होता है, वो इमीडिएटली फाड़ के दूसरे कैशियर के पास जाके वो और एक सामान खरीद सकते हैं। तो जब अच्छा। हमने प्रोग्राम चालू किया तो उन्होंने बोला कि जब 100 बिल फटती है, 100 बिल निकलती है, 16 कूपन रिडीम होने को आते हैं। 16% का ओ। रिडेम्पशन है, बहुत अच्छा रिडेम्पशन है। तो हमारे अच्छा। ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके ऊपर कैसे जा सके, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाए तो भी टेक्नोलॉजी का फायदा है, वरना नहीं है। तो मैं बहुत गर्व से ये बोलता हूँ, क्योंकि हमारे वो बहुत बड़े कस्टमर भी है,
जब हमने चालू किया था 7 आउटलेट थे, अभी उनके 17 आउटलेट है। कोविड के टाइम पे भी उन्होंने आउटलेट खोले, पुणे के बाहर भी गए। उनका रिडेम्पशन परसेंट 47% है। ओह, अभी इसका इसका कारण मल्टीपल कारण है। जब हमने पहले प्रोग्राम लॉन्च किया था, लाइव किया था, 3 महीने में हमारा 16% से कम था। लेट मी टेल अच्छा, यू। या तो ओके, वो कस्टमर हमको बोले कि अरे हम मेरा 16% था, तुम्हारा 6% है, ये तो बहुत कम हो गया। पर हमने थोड़े चेंजेस किए, हमने थोड़े इंस्टोर कोलेटरल डाले, थोड़े से मैसेज स्क्रिप्ट में चेंज किए। क्या होता है, उनको ये पता चलता था पहले प्रोग्राम में कि ये बिल वाला आके रिडीम करके गया है, पर कौन रिडीम करके गया है, कितने का खर्चा किया, इसका कोई जानकारी नहीं होता था। जब हम पॉइंट ओह, देते हैं या कैशबैक देते हैं, हमको एग्जैक्टली पता होता है कि 100 में कौन से 16 या अभी हमारे केस में कौन से 47 लोग वापस आ रहे हैं और कौन से 53 लोग नहीं आए हैं। तो 53 ओहो, लोगों के ऊपर काम करने की क्षमता अपनी बढ़ती है। और 53 लोग में 4 लोग भी अगर आए तो आई थिंक रिटेलर को अच्छा ही लगेगा, राइट? इंक्रीमेंटली होगा वो। तो जो मैनुअल काम होता है वो तो होता रहेगा। मेरे को लगता नहीं हमारा प्रोग्राम हो या ना हो, थोड़ा सा होता रहेगा, पर मैनुअल से ये सारी चीजें नहीं पता चलती जो टेक प्लेटफॉर्म की वजह से पता चलती है। तो तुम्हारा जो काम करने का तरीका होता है थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक होता है, और तुमको हम्म, बहुत सारी और चीजें पता चलती है जिससे आप और ज्यादा काम कर सकते हो। ओके। तो समझो अगर एक रेस्टोरेंट को चाहिए कि सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है, लेकिन उसको उनको चाहिए कि मंगलवार को लोग आए, तो आपके पास क्या ये डेटा भी आप उनको दे सकते हैं कि मंगलवार को कितने लोग आते हैं, बुधवार को कितने लोग आते हैं, 7 बजे कितने लोग आते हैं, रात को 9:30 बजे कितने लोग आते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक निकाला। हमारे एक कस्टमर थे, हमारे तीसरे कस्टमर, एक सुपरमार्केट थे, पूना में 3 आउटलेट थे, अभी 7 है। तो उनके पास एक ट्रेंड आई जो मेरे को बड़ी रोमांचक इज नॉट द राइट वर्ड, पर सर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत सारे सुपरमार्केट डिपार्टमेंट स्टोर वेनेसडे को ही ऑफर निकालते हैं। आपने देखा होगा, बिग बाजार करता है और बहुत सारे करते हैं। तो इनके पास भी यही ट्रेंड निकली कि वेनेसडे को इनका बिजनेस बहुत कम है। तो मैं उनके पास गया और बोला कि हम वेनेसडे को कुछ करना चाहिए। तो जैसी तो वो बोले कि हाँ हमको भी पता है कुछ करना चाहिए। तो मैं जब एक दिन के बाद जब बुधवार को गया, आई रिमेम्बर दिस हैपेंड ऑन ट्यूसडे अबाउट 2 years बैक, तो उनके दुकान में एक A4 साइज का नॉर्मल प्रिंट आउट लगा था, 5% कैशबैक ऑन वेनेसडे, 5% डिस्काउंट ऑन एवरी वेनेसडे, ऐसा लगा था। तो मैंने उनको फोन किया, मैं बोला कि उनका नाम प्रीतम है, बोला प्रीतम जी अभी मेरे को निकाल दीजिए आप। तो बोला अरे क्या हुआ? तो बोला मैं ही आपको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को एक दिन सोचने का मौका तो दीजिए, आपने लगा के छोड़ दिया। अगर आप डिस्काउंट दे सकते हो तो पॉइंट या लॉयल्टी प्रोग्राम की क्या जरूरत है? तो बोला आप ही बताओ क्या करना है। मैं बोला कि कुछ नहीं, अभी A4 जैसे लगाए वैसे ही लगाते रखिए, आप उसके एक नाम दीजिए प्रॉपर्टी को। तो उन्होंने ही दिया, हरा भरा वेनेसडे। और अच्छा, और मैंने बोला कि नीचे एक लाइन डालो, डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। बस इतना ही हमने चेंज किया। और हमने 8 बुधवार को, उसके बाद हर बुधवार 8 बजे हम मैसेज करते थे कस्टमर्स को कि अगर आज आप आओगे बुधवार को तो आपको 1% की जगह में 5% का बेनिफिट मिलेगा। ये 2 हफ्ते चला। उसके बाद मैंने और एक दो हफ्ता हमने SMS बंद कर दिए, और देखा कि ये कुछ मूवमेंट हुआ है कि नहीं है। एंड आप बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बुधवार का उनका बिजनेस संडे और सैटरडे की जितना हुआ था। तो ओहो। हाँ, तो पहला तो मेरे मन में शंका आ गई कि कहीं मंगलवार और गुरुवार का बिजनेस तो नहीं गिरा। तो हाँ, वो नहीं, सही बात है। हाँ तो वो नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ ऐसे ही जिससे बुधवार का बिजनेस बढ़ा। तो अगर बुधवार को 100 ट्रांजैक्शन आ रहे थे तो ट्रांजैक्शन नंबर सिर्फ 12 से बढ़ी, 12% से बढ़ी। पर जो बंदे बुधवार को आ रहे थे वो 350 का अपना बास्केट बढ़ा के जा रहे थे। जो 300 रुपया खर्चा करते थे वो 900 रुपया खर्चा करना चालू किया। ओह, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ा, राइट? पॉइंट्स की वजह से। करेक्ट, क्योंकि अब उनको पता है कि हाँ, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो अभी अगर मैं 300 का ले रहा हूँ थोड़ा और थोड़ा लेके जाऊँ, राइट? हाँ, तो ये जैसे आपने बताया और बुधवार का था। इसके अलावा हम काफी सारे हैप्पी आवर हैप्पी डे प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे कि एक विमेंस मतलब डिपार्टमेंट स्टोर है पूना में, उनके लिए हम करते हैं कि अगर आपने ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 12 और 5 के बीच में खरीदा तो आपको 100 पॉइंट या 100 कैशबैक आपको बोनस मिल जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा, अच्छा चला उनके लिए। या सो ये सब हम करते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नहीं, ये
किस तरह के दुकान के लिए चलती है? मतलब जिसके पास पहले से बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस हो, ग्राहक आते रहे हों, या किसी ने एक नई दुकान खोली है, समझो कि अभी एक इतना शहर इतना बड़ा बढ़ रहा है, तो कहाँ जाके वहां पे ब्रांच खोला है, तो पहले साल में ही ये कर सकते हैं कि थोड़ा बिजनेस को सेटल हो जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि जिस दिन आप दुकान चालू करते हो, आप सब मार्केटिंग चालू करते हो, उसी दिन प्रोग्राम चालू होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 90s, अर्ली 90s में इंडिया ने एक रिटेल रिवॉल्यूशन देखा, और आई थिंक उसका जो स्पीयरहेड किया, जिसने चालू किया, उसका नाम था शॉपर स्टॉप, राइट? बहुत बड़ा हाँ डिपार्टमेंट जी। स्टोर से चालू किया। यस यस। या। तभी शॉपर स्टॉप के कंपटीशन में कोई नहीं था, एब्सोल्युटली कोई नहीं था, वो अकेले थे। पर उनको पता था कि अगर हमारे पास आज कस्टमर आएगा, तो आगे जाके उसी कस्टमर का हम देख के और कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने जिस दिन आउटलेट, मतलब उसको तो आउटलेट नहीं बोलते, बट बड़ा स्टोर जब खोला स्टोर। उन्होंने, उसी दिन उन्होंने फर्स्ट सिटीजन का उनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो चालू किया। एंड आप यकीन ओके। नहीं करोगे, 45% ऑफ द बिजनेस हैपेंस नाउ ओनली थ्रू द लॉयल्टी मेंबर्स ऑफ शॉपर स्टॉप। ओ। ओ। 12 लोगों की सिर्फ टीम है उनकी लॉयल्टी में। ओ। ओ। अ, या सो ये दो चीज, कौन से टाइप के दुकान करने चाहिए, तो हम पेट्रोल स्टेशन के लिए भी करते हैं, ग्रोसरी के लिए भी करते हैं, हाई एंड वॉचेस के लिए भी करते हैं, ज्वेलरी के लिए भी करते हैं, और उसके बीच में जो भी आता है उनके लिए करते हैं। अपैरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल हो, सो कैटेगरी इग्नोस्टिक है। और दूसरा, भले ही वो एक आउटलेट की दुकान हो या वो 50 आउटलेट की दुकान हो, तो हमारे पास बहुत ऐसे कस्टमर है जो एक आउटलेट के, हमारे पास काफी कस्टमर है जो 40-50 आउटलेट के ऊपर भी है। हमारे पास ऐसे भी है जो 110 साल पुराने हैं, और हमारे पास ऐसे भी है जो 3 महीने, जिन्होंने 3 महीने से दुकान चालू किया है। तो उसका कोई टाइम या साइज नहीं होता। एक चीज बताइए, ज्वेलर की शॉप है तो हर रोज कोई हीरे खरीदने नहीं जाता है? या तो ज्वेलरी का इंटरेस्टिंग है। हमने 2017 में, हमने 2017 2018 में, सॉरी, हमने गोल्डमार्ट, एक पुणे का बहुत प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर है स्टेशन के यहाँ पे, वो हमने साइन किया। सो गोल्डमार्ट को हमारा रेफरेंस किसी ने दिया था, और उनके ओनर ने हमको बुलाया था। तो तभी ज्वेलरी ये कैटेगरी मेरे दिमाग में नहीं थी, क्योंकि जैसे आपने बोला, मैं भी वही सोचता था कि ज्वेलरी में लॉयल्टी क्या करेंगे लोग, जो जबकि आप हमेशा एक एक साल में खरीदते हो या उससे ज्यादा खरीदते हो, राइट? तो हमने वो कैटेगरी नहीं देखी थी। पर जब मैंने गोल्डमार्ट के ओनर से बात की, तो उन्होंने मेरे को 3 चीजें बताई जो सिर्फ वो धंधा चलाने वाला ही बता सकता है। और उसके वजह से आज हमारे पास 50-55 ज्वेलर्स है। ओहो। या तो ज्वेलरी में अगर वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, मतलब रिपीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है ट्रांजैक्शंस की, पर ज्वेलर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर उनके पास आके जाता है, वो उनसे सदियों सदियों कैसे जुड़ा रहे, अपार्ट फ्रॉम सही रिलेशन, है। अपार्ट फ्रॉम ये बहुत सही। इंपॉर्टेंट है। ये लोग बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स लेके आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर ये सिर्फ हम्म। होर्डिंग पे, न्यूज़पेपर पे करते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनका नहीं होता बिल्कुल अपने ग्राहकों से। और हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के मतलब लिए जैसे जैसे दुकान से एक समझो एसएमएस आता है ग्राहक को, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दुकान वाला डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे भेज रहा है। या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। अभी तो हमने काफी चैनल्स भी खोले हैं। हमने एसएमएस एसएमएस भी तो करते ही हैं, हम अभी व्हाट्सएप भी करना चालू अच्छा। किए हैं। तो काफी अच्छा। ज्वेलर्स अपने दुकान की फोटो भेजते हैं, ज्वेलरी के फोटो भेजते हैं। पर ये हम्म। इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू स्टे इन टच विद योर कस्टमर। हम हम्म। हम ये बिलीव नहीं करते कि आप रोज एक मैसेज भेजो। पर मैं ये भी नहीं बिलीव करता कि आप एक साल में एक भी मैसेज ना भेजो। उसमें एक बैलेंस बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। ज्यादा करोगे तो अनना हो जाएगी, ज्यादा नहीं करोगे तो कहीं और चले जाएंगे। सही है, सही है। ऐसा होता है कि फैमिली में कई सारी दुकानें होती हैं। मतलब एक किसी की हार्डवेयर की दुकान है, या तो दूसरे की किसी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, या तीसरे की और किसी चीज की दुकान है। तो क्या ये पॉसिबल है कि दो चार दुकानदार, या दोस्त लोग हो सकते हैं, या एक ही क्या बोलते हैं, एक ही स्ट्रीट पे है दुकानदार, तो क्या दो या चार या पांच दुकानें इकट्ठे मिलके ये आपका प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, कर या सकते अकेले दुकान के लिए करते हैं? कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास 2-3 ऐसे कस्टमर्स है जिनके खुद के ज्वेलरी अपैरल है, जिनके खुद के ज्वेलरी रेस्टोरेंट है।
और सच्ची बताओ तो अगर ऐसे कोई है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा तरह से प्रोग्राम चल सकता है। इसका एक एग्जांपल है, हमारा एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जो कि कर्नाटका बॉर्डर पे है, वहाँ वो 150 साल पुराने ज्वेलर है, उनकी 4 ज्वेलरी की दुकानें। और जो अभी की पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी, वो उनको रेस्टोरेंट खोलना है, उनको खाना बनाने को अच्छा लगता है, तो उन्होंने रेस्टोरेंट खोला एक। तो जब हमने साइन किया तब उन्होंने हमको सिर्फ एक ही बोला था कि मेरे को मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, और ज्वेलरी अच्छा चल रहा था, 150 साल पुराना, मतलब अच्छा ही चल रहा होगा आई एम श्योर। तो ज्वेलरी में काफी ट्रांजैक्शंस होते थे, तो हमने एक ही छोटा सा ट्वीक किया कि आप ज्वेलरी खरीदो और इस रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करो, तो आपकी पॉइंट की कीमत दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं, क्रॉस हाँ। प्रमोशन किया, कस्टमर्स को माइग्रेट किया उधर जाने के लिए। एंड 14% कस्टमर्स जो दिन में आते थे वो एक्चुअली, ऐरावत उसका नाम था रेस्टोरेंट का, उधर जाके कुछ ना कुछ तो खाते थे। तो सो ये क्रॉस प्रमोशन या बहुत अच्छी चल सकता है जब आपके पास अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हो। मतलब जैसे स्कूल के लिए कुछ है तो कोई यूनिफॉर्म की दुकान है, किताबें या नोटबुक्स की है, या फिर क्या बोलते हैं उसका, वाटर बॉटल और ये है, और फिर मतलब स्कूल के लिए क्या नहीं लगता है। दैट्स तो करेक्ट। ये सब अगर लोग इकट्ठे आएंगे तो उनका तो बहुत अच्छे से हो सकता है। या दिवाली की शॉपिंग के लिए वैसे भी लोग बाहर निकलते हैं, तो जेंट्स की खरीदारी होती है, विमेन की होती है, बर्तन एब्सोल्युटली। खरीदे जाते हैं, नाना तरह की चीजें खरीदी जाती है। तो लोग इकट्ठे आकर भी मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये एक एकदम बहुत सही बताया आपने। अच्छी बात कही है। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। लेकिन ये जो डेटा है एनालिटिक्स से, आपने कहा कि आप ही सारा कुछ जिम्मा उठाते हैं, लेकिन दैट्स अगर किसी शॉपकीपर को इसमें बहुत दिलचस्पी है और वो देखना चाहते हैं कि हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं, आपने जो बोला कि डैशबोर्ड है, आई एम श्योर कि उनके फोन पे भी वो दिखता होगा, उनके कंप्यूटर पे दिखता होगा। तो ये सब समझ में आने के लिए उनको कुछ तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक सेवी होने चाहिए, क्योंकि दुकानदारों को ये सीखने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये हमारे कितना पास कितना आसान है। एकदम आसान है। अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो आप 5 मिनट में समझ जाएगी हम बताना क्या चाह रहे हैं, आपका डेटा कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सब कोई भी एक्सेल रिपोर्ट नहीं है, ये सब ग्राफ्स है अलग अलग टाइप के, जिससे इमीडिएटली पता चलता है देखने वालों को कि कौन सा मेरा कस्टमर कहाँ पे बैठा है, कौन सा मेरे कस्टमर के ऊपर काम करना है। तो ये बहुत आसान आसान है करने के लिए। हमने बनाई ऐसे था क्योंकि हमको ट्रेनिंग में थोड़ा भी टाइम नहीं इन्वेस्ट करना था किसी के लिए भी, और इसलिए जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखा है हमने। मतलब आपका ये प्लेटफॉर्म एंगेज करने के बाद दुकान में दुकानदार का या सेल्समैन का या कैशियर के काम में कुछ फर्क आता है? उनको कुछ और काम करना पड़ता है, कहीं डेटा एंट्री करनी होती है, या क्या होता है, उनके काम में क्या फर्क आता है? तो नॉर्मली जो कैश पे बैठते हैं, जो बिल बनाते हैं, उनको अगर एक दिन पहले लॉयल्टी के हमारे प्लेटफॉर्म के और एक दिन बाद हम ये पूछेंगे तुम हम फर्क बताओ कि क्या फर्क पड़ा है तुम्हारे वर्किंग में या जीवन में, वो बोलेगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमको समझेगा भी नहीं। इतना सीमलेस और इतना सिंपल है कि कैशियर को पता ही तो नहीं डेटा चलता। कैप्चर कहाँ पे होता है? डेटा कैप्चर कहाँ पे होता है? सब बिलिंग सिस्टम में होता है, हम उधर से खींच लेते हैं रियल टाइम एपीआई के द्वारा। अच्छा, तो ओके। लेकिन कैशियर ये को, टेलीफोन नंबर वगैरह आपको पता चलता है वहां से? हाँ, टेलीफोन नंबर मतलब जो भी एपीआई के थ्रू हमको डिटेल्स पता चलती है कस्टमर की, उसके ट्रांजैक्शन की। तो कैशियर अलग से कुछ नहीं करता, वो अपना काम करते रहता है, हम पीछे से काम करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब है तुषार जी, आप तो सारे डेटा मतलब हमारा सारा डेटा आपके लोगों को एक्सपोज हो रहा है। करेक्ट, लोगों को नहीं, तो सिस्टम को। हमारा जो सर्वर है, या सिस्टम को, हाँ। सर्वर है वो एडब्ल्यूएस पे काफी सिक्योर्ड है, जिसके लिए हम बहुत पैसे देते हैं एडब्ल्यूएस को। उसके अलावा हमारा जो, मतलब जो हमारे कस्टमर्स का डेटा है वो सब एनक्रिप्टेड है। तो अगर डैशबोर्ड भी मैं आपको खोल के दिखाऊं किसी कस्टमर का, तो आपको ग्राफ दिखेगा, आपको नंबर दिखेंगे, पर आपको किसी के मोबाइल नंबर नहीं दिखेंगे, हम मास्क करते हैं। तो हमने जितनी, अच्छा। हाँ, तो हमारे लोगों को भी, जब हमारे लोग हमारे कस्टमर्स को जूम पे लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं डैशबोर्ड, किसी को भी मोबाइल नंबर दिखते नहीं है।
तो पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा गया है, राइट अप टू, राइट फ्रॉम दिस क्लाउड, मतलब सर्वर से लेके डैशबोर्ड यूसेज तक। तो हमने ये पूरी सावधानी बरती है कि हमारे साइड से, हमारे सिस्टम से ना केवल डेटा सुरक्षित रहे, पर किधर जा भी नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर पाए डेटा। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत कंसर्न होता है, लोगों को चिंता होती है कि मगर मतलब, और ये पता भी नहीं चलता ना, डेटा की चोरी तो पता भी नहीं चलती है दैट्स कैसे हो करेक्ट। जाती है। सच सच है। तो हमने हमारे तो सिस्टम में सारे प्रोविजंस, प्रिकॉशंस अभी बना के रखे हैं, जिससे भी कोई भी ऐसी सिस्टम में घुस के नंबर कुछ कर नहीं सकेगा। तो यही मेरे दिमाग में ये बार-बार ये सवाल आ रहा था, जिसका एक थोड़ा-सा उत्तर आपने दिया भी है, कि ये आपका सिस्टम इफ़ेक्टिव है, या आप जो स्कीम्स चला रहे हैं, वो कामयाब हो रही हैं कि नहीं? ये हम मेजर कैसे कर सकते हैं? गिन कैसे सकते हैं? जैसे आपने कहा कि 16 से 47% हो गया, तो ये मतलब क्या है? इसका वैल्यू बढ़ गया है, या नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस बढ़ गए हैं, या क्या होता है? दोनों बढ़ गए। और मेरा दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मेरा और सवाल है कि मतलब शॉपर्स के दुकानदारों की जरूरत अलग अलग हो सकती है। किसी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, हम्म। फुटफॉल ज्यादा हो, हम्म। ये कोई चाहता हो, या हम्म। किसी को ये चाहिए कि जो लोग हम दुकान में आते हैं, वो पहले 1,000 रुपया खर्चा करते हैं, अब 2,000 रुपया खर्चा करें। तो इसमें फर्क है। तो ये वो आपको बताते हैं, और उसके हिसाब से आप स्कीम चलाते हैं। हाँ, तो ये जो बात आपने बताई अभी, नॉर्मली ये कोई डिस्कस नहीं करता, ये हमारा सिस्टम खुद ही बताता है हमको कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को हम वेलोसिटी बेस्ड कैंपेन करेंगे, इन लोगों को मॉनिटरी बेस्ड कैंपेन करेंगे। तो हमारा सिस्टम उतना इंटेलिजेंट है ये बताने के लिए कि कौन से कस्टमर को कौन से टाइप का कैंपेन करना चाहिए। वरना अगर किसी कस्टमर, ग्राहक, रिटेलर के पास अगर 50,000 का डेटा है, तो ये उनको बताने के लिए बहुत कष्ट होगा कि मेरे को ये 50,000 में 10,000 लोगों को ये ऑब्जेक्टिव है और 10,000 लोगों से ये ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत कठिन होगा। तो इसलिए हमारा सिस्टम उनको बोलता है कि इन इन 10,000 लोगों को आप बुला लीजिए, इन 10,000 लोगों पे हम वेलोसिटी, मतलब फ्रीक्वेंसी बेस्ड कैंपेन करेंगे, इन 20,000 लोगों पे ओके। हम, दैट्स हाउ वी डू इट। क्या बात, क्या बात। तो ये आप काम करते हैं, वो जो ग्राहक पहले से दुकान में आ रहे हैं या आ गए हैं एक बार भी, उनके लिए आप काम करते हैं। लेकिन दुकानदारों को ये भी बहुत मतलब दुकानदार इसके लिए बहुत खर्चा भी करते हैं सेठ जी, कि नए नए ग्राहक आए। तो तो नए हमने ग्राहकों के लिए ये काम। तो आइडियली जब हमने ये चालू किया था, हमने ये सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग ग्राहक जो दुकान में एक बार आ चुके हैं, उनके लिए किया था ये। पर जैसे अभी हमारा भी इवॉल्व हो रहा है प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, हम अभी हमारे रिटेलर भाइयों के लिए और ही कुछ करते हैं। तो हर रिटेलर, कोई भी लेवल का, कोई भी सिटी में, किसी भी कैटेगरी का रिटेलर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा एडवर्टाइजिंग करता है, होर्डिंग करता है, लीफलेट करता है, न्यूज़पेपर इंसर्ट करता है, रेडियो करता है, काफी कुछ करता है। और इनको ये पता नहीं चलता कि मेरे को सबसे ज्यादा कहाँ से बिजनेस मिलता है। तो हमने एक नया मॉड्यूल चालू किया है जिसका नाम है डिजिटल लॉयल्टी कार्ड। और इस डिजिटल लॉयल्टी कार्ड के द्वारा हम रिटेलर्स को ये बताते हैं कि आपका कौन सा मार्केटिंग एफर्ट सबसे ज्यादा आपको बिजनेस दे रहा है, और उस बेसिस पे आप, मतलब रिटेलर इधर उधर ज्यादा काम करेंगे या उधर से कम काम करें। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे एक पुणे के बहुत बड़े रिटेलर है, महाराष्ट्र में उनके वो 40 से एक दुकान है, खाने में है, फूड स्टोर है, रेस्टोरेंट नहीं है, फूड स्टोर है। तो बहुत प्रसिद्ध है। तो वो लोग हर महीने 3-3 आउटलेट खोल रहे हैं, अभी इतनी स्पीड से जा रहे हो। तो उसके लिए हर आउटलेट के लिए वो एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं और न्यूज़पेपर इंसर्ट करते हैं, मतलब एरिया में। तो जब उन्होंने ये एक्टिविटी चालू की थी, वो पेपर में क्वार्टर पेज ऐड देते थे और सोशल मीडिया पे करते थे हाँ। और कैंपेन करते थे। अभी करीब करीब 18 आउटलेट के बाद उन्होंने वो क्वार्टर पेज का ऐड हाफ पेज कर दिया है। अब ये क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि जब हमने हमारा डिजिटल लॉयल्टी कार्ड उधर एक्सपोज किया सब जगह पे,
तो ये पता चला कि न्यूज़पेपर में कोई भी रजिस्टर करके नहीं आता, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आता है और पैम्पलेट पे ओके ओके आता है। तो ओके। तो उससे इनको थोड़ा सा इंटेलिजेंस मिला कि अगर न्यूज़पेपर से कोई देख के नहीं आ रहा है तो उतना पैसा उधर क्यों खर्चा करे, वही पैसा सोशल मीडिया में डाले तो और बिजनेस हो सकता है, राइट। सो दिस इज वन। सेकेंड इज, हमने विले पार्ले में, बॉम्बे मुंबई में एक ज्वेलर के साथ अभी 4-5 महीने पहले काम करना चालू किया है। वो ज्वेलर बहुत सारा पैम्पलेट करते हैं, बहुत लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने एरियाज में। उन्होंने एक 7-8 एरियाज चुन के रखे, उधर वो करते रहते हैं। मेरे को लगता है हर हफ्ते करते हैं। तो जब हमने साइन किया उनके साथ और हमने हमारा डिजिटल लॉयल्टी कार्ड वहां पे एक्सपोज किया, तो उनको ये पता चला कि उनके 2 एरिया से बिल्कुल बिजनेस नहीं आ रहा है, और उसके कारण उन्होंने उस एरिया में 2 होर्डिंग लेने का सोचा है, क्योंकि उधर अवेयरनेस नहीं है उनके ज्वेलर्स की। अब ये उनको बात अगर हम नहीं होते तो कभी भी नहीं पता चलता, क्योंकि जब कोई आता है तो हम नॉर्मली ये पूछते नहीं ना, आप कहाँ से आए हो, क्या देख के आए हो, ऐसे नहीं पूछते, रिटेल में होता नहीं है ऐसे, हाँ। राइट। हाँ। तो ये सारी चीजें भी बहुत रिटेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल इज पार्ट ऑफ द वाह होल पैकेज। वाह वाह। मतलब अभी ये सुनो सेठ जी के बाकी एपिसोड्स में हमने ये देखा कि अ, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो बिजनेस के तौर पे उनकी मदद कर रहे हैं, या ईज ऑफ ऑपरेशन ला रही हैं, या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, या मैनेजमेंट के लिए काम कर रही हैं। लेकिन ये जो है तो ये तो नए ग्राहक लाने में भी मदद कर रहा है, और जो ग्राहक पहले से हैं उनको भी रिटेन करने से और उनसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मदद लाने में मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है आपका। तो आप तुषार जी जाते जाते एक ऐसा कुछ मशवरा देना चाहते हैं रिटेलर्स को कि जो ये लॉयल्टी से जुड़ा हो, और एक छोटा सा नुस्खा या छोटी सी क्या बोलते हैं युक्ति जिसे बोलते हैं मराठी में, कि एक कुछ ऐसा नुस्खा कि जो लॉयल्टी बनाने में ग्राहकों की उनकी मदद करेगा। मेरा एक ही मानना है, बहुत सारे रिटेलर भाइयों को मिलता हूँ और बहुत सारे रिटेलर भाई मेरे को ये बोलते हैं कि मोबाइल नंबर लेने में हमको दिक्कत आती है। कोई ये बोलता है कि हमारे कस्टमर नहीं देता, कोई ये बोलता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। पर अभी हमारे पास इतने कस्टमर्स है अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे पास एक कस्टमर है, उनके दिन के एक आउटलेट के ट्रांजेक्शन 2000 है। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स है जो गांव खेड़े में बसे हुए हैं, राइट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा माइंडसेट का प्रकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो, एक मोबाइल नंबर लेने से आपका पूरे काम, पूरे डेटा का वैल्यू बहुत चेंज हो जाता है। तो जो भी बिल होता है उसके साथ एक नंबर लेना अनिवार्य है। वो एक छोटा सा, मतलब ये नुस्खा नहीं है, पर ये लेना जरूरी है। भले ही आप प्रोग्राम कर रहे हो आज या नहीं, आगे जाके करोगे, सही है। अगर मोबाइल नंबर होगा तो आपका, आपके लिए आपका डेटा इतना काम कर सकता है कि आप सोच नहीं पाओगे। सही बात है। तो सेठ जी एक मोबाइल नंबर आपकी दुकान की पूरी ग्राहक की फुटफॉल और पूरा बिजनेस ही बदल सकता है। तो बिल्कुल याद रखें, और आपके ग्राहकों के से उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए। और ये नंबर लेने के बाद क्या करना है ये जानने के लिए तुषार जी से मिलिए। ब्लू ऑक्टोपस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं और उनसे सेवाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका सारा विवरण हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो जरूर पढ़िए। और उनके कुछ जो भी यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है या उनके ब्लॉग्स हैं, उसका सारा उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आप जरूर वहां पे जाइए और उनसे संपर्क कीजिए, और आपके ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए, उनसे अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पाने के लिए ब्लू ऑक्टोपस से जुड़े रहिए। सुनो सेठ जी और सुनाते रहो। सेठ जी, तुषार रेले और ब्लू ऑक्टोपस की डिटेल्स, उनके यूट्यूब पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर
और श्रुतकीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए